अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट हैंगर एंड सपोर्ट्स की NFPA 13 में बताई गई है, जो पाइपिंग की सपोर्टिंग के लिए या पाइपिंग की हैंगिंग के लिए। तो उसकी जो भी एक्सेसरीज होती है वो कहाँ यूज़ होती है, किस तरह लगाना चाहिए, तो NFPA 13 में इसके बारे में क्या बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम सारी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं, जो इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट है हैंगर्स की उसको समझते हैं। फास्टनर्स इन कंक्रीट, अभी यहाँ पर जो चीज़ें हमारी कंक्रीट के अंदर लग रही हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें ये क्या बताया गया है, जो भी आपको कंक्रीट के अंदर फास्टनर्स लगाने, जो भी एक्सेसरीज लगानी है, आपने कंक्रीट के अंदर आपने देखा होगा तो ज़्यादातर एंकर बोल्ट ही लगते हैं, या कोई ऑलरेडी कंक्रीट पोरिंग के दौरान भी दूसरे फिक्सचर्स इंस्टॉल होते हैं। उसमें यह बताया गया है कि जो भी आप फास्टनर्स कंक्रीट में लगाएंगे या उसमें इंसर्ट करेंगे कंक्रीट के अंदर, एक तो वो लिस्टेड होनी चाहिए। तो लिस्टेड जो पोस्ट इंस्टॉल एंकर होंगे, पोस्ट इंस्टॉल एंकर उसे बोला जाता है जो कंक्रीट के अंदर बाद में लगाते हैं। कंक्रीट जैसे स्लैब डल गया है, छत आपकी पोरिंग हो गई है, वो सूख गई है और स्ट्रक्चर आपका तैयार, उसके बाद आप ड्रिलिंग करके फिर ये फास्टनर लगाते हैं, तो उसको पोस्ट इंस्टॉल बोलते हैं। पोस्ट इंस्टॉल का मतलब जो बाद में ड्रिलिंग करके फिर एंकर ये फिक्स करते हैं कंक्रीट के अंदर। एक चीज़ होती है जैसे कंक्रीट आप कर रहे हैं उस दौरान ही आपने जो फिक्सचर लगा लिए पोरिंग के दौरान। एक होता है पोरिंग होने के बाद कंक्रीट आपका सूख गया है, तो उसके बाद आप ड्रिलिंग करके फिर फास्टनर लगाते हैं, उसको हम पोस्ट इंस्टॉल एंकर बोलते हैं। जो ये लिस्टेड पोस्ट इंस्टॉल एंकर आपको लगाने हैं, इसका मतलब वो अप्रूव एंकर होने चाहिए, UL स्टेट जैसे होते हैं, जो अप्रूवल एक अथॉरिटी होती है जिसने मटेरियल अप्रूव किया होता है, वो आपको एंकर लगाने। जैसे आपके जो पाइपों की ब्रांच है वो मेन है या ब्रांचेस है उसको सपोर्ट कर सकें, उस हिसाब से ये अप्रूव होने चाहिए, जैसे लोड बेयरिंग कैपेसिटी ये उठा सकें। और उसके अलावा ये बताया गया जो पोस्ट इंस्टॉल एंकर है वो सॉफ्ट कंक्रीट के अंदर नहीं लगाने, जैसे ब्लॉक मेसनरी होती है उसमें नहीं लगाने, या सिंडर कंक्रीट हार्ड कंक्रीट में लगाने, जैसे पोरिंग होती है उसका रेशो ज़्यादा होता है, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसमें लगानी चाहिए। आपको पोस्ट इंस्टॉल एंकर जो ये आपको नज़र आ रहे हैं वो आपको सॉफ्ट कंक्रीट या सिंडर कंक्रीट में नहीं लगाने, मगर आप वहाँ पर ब्रांचेस लगा सकते हैं जो पोस्ट इंस्टॉल एंकर के लिए। उसमें अल्टरनेट बोल्ट होते हैं या हैंगर अटैचमेंट होती है बीम के साथ, मान सॉफ्ट में लगाने तो उसकी प्रॉपर एक अरेंजमेंट होती है, एक्सेसरी लगती हैं, फिर उसको प्रॉपर करके और जैसे आपका लोड भी उठा सके और वो सारी चीज़ें देखनी है, उसके मेयार के हिसाब से लगाने। उसके अलावा ये बताया गया है कि पोस्ट इंस्टॉल एंकर वो आपको सीलिंग जो जिप्सम है वहाँ पर नहीं लगेंगे या वहाँ पर नहीं लगाने, या दूसरे कोई सॉफ्ट मटेरियल है वहाँ पर ये पोस्ट इंस्टॉल एंकर ये नहीं लगाएंगे। आपको ऑलरेडी अंदाज़ा होगा कि ये जो भी है स्लैब के अंदर या बीम या कॉलम के अंदर लगाते हैं, जैसे ये मजबूत हो और मजबूत उसको पकड़ लें। अगर आप जिप्सम में लगाएंगे या सॉफ्ट कंक्रीट या ब्लॉक मेसनरी में तो ये निकल आएंगे और जो भी चीज़ आपने हैंग की है तो वो आपकी डैमेज हो सकती है, गिर सकती है, नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही NFPA ने उनकी सारी डिटेल दी गई है। और उसके अलावा ये बताया गया कि पोस्ट एंकर आपको लगाने तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगाएं जो साइड कंक्रीट है। अगर आपका कंक्रीट है जैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आपको लगाना है, बिल्कुल सीधा लगाना है, तो और वर्टिकल में भी लगा सकते हैं, वो भी आगे ये बताया हुआ है। आपको जैसे मैंने बोला हॉरिजॉन्टल, जैसे ये एक बीम है, अगर बीम में एंकर आप लगाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लगेगा, और वर्टिकल भी लगा सकते हैं। एंकर जो है पोस्ट इंस्टॉल एंकर आपने देखें जो कंक्रीट के अंदर लगा रहे हैं, उसकी वो अप्रूवल या सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, तो वर्टिकल भी सपोर्ट कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पोस्ट इंस्टॉल एंकर उसे ही कहा जाता है जो कंक्रीट के अंदर हम बाद में उसको ड्रिल करके ये एंकर लगा देते हैं, फिर उसके साथ ये थ्रेड रॉड जैसे ड्रॉपन एंकर आपने मोस्टली यूज़ हुआ देखा होगा। ये ड्रॉपन एंकर आप हमेशा स्लैब के नीचे ड्रिल करते हैं, ये ड्रॉपन एंकर डाल देते हैं और फिर उसमें थ्रेडेड ये रॉड डालते हैं और वाशर और नट के साथ इसको टाइट करते हैं। और ये अगर ड्रॉपन एंकर के अलावा ये दूसरे भी एंकर यूज़ होते हैं। जो पोस्ट इंस्टॉल एंकर है
उसकी इजाज़त इंस्टॉलेशन की वर्टिकल कर पाई हुई है। जैसे पहले मैंने आपको हॉरिजॉन्टल का बताया था, यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन के भी लिए है। कोई भी जो नीचे ये फॉलोइंग कंडीशन दी गई हैं उसके हिसाब से आप वर्टिकल भी लगा सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे ये बताया है, जब भी कंक्रीट या ग्रेवल या क्रश स्टोन, क्योंकि जो भी स्लेब बना होगा या कॉलम बना होगा उसमें कंक्रीट जो होगा, ग्रेवल और क्रश स्टोन उसमें एग्रीगेट डला होगा, वो सपोर्ट कर सके 4 इंच या 100 mm पाइप को या उससे कम डाया के पाइप को सपोर्ट कर सके। और दूसरा ये वर्टिकल आप एंकर लगाएंगे, उसके लिए ये बताया गया है, जब आप पोस्ट इंस्टॉल एंकर इंस्टॉल करेंगे या लगाते हैं और उसकी अल्टरनेट हैंगर से करते हैं तो वो कनेक्ट डायरेक्टली जो स्ट्रक्चर मेंबर होता है, जैसे कंक्रीट के अलावा स्ट्रक्चर मेंबर जैसे स्टील स्ट्रक्चर होता है, ट्रसेस होते हैं या मुख्तलिफ गैडर्स होते हैं, उस सूरत में कंक्रीट बीम जो सपोर्ट कर सके 5 इंच पाइप को या 100 mm या उसके ज़्यादा साइज़ को, वो सिंपल जो चीज़ें तो बड़ा लोड उठा सके जो कंक्रीट के साथ आप एंकर लगा रहे हैं। और तीसरा यहाँ पर यह बताया गया, जब भी आप पोस्ट इंस्टॉल एंकर लगाएंगे, जो स्पेस उसमें देनी है एंकर से दूसरे, तो वो 10 फुट 3 मीटर से दूर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है जो अगर सपोर्ट कर रहे 4 इंच का पाइप या उससे ज़्यादा का पाइप आप लगा रहे हैं तो उसकी जो स्पेसिंग आप ये एंकर के लिए दे रहे हैं 10 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन थी। हमने पोस्ट इंस्टॉल एंकर समझे। अभी जो कंक्रीट के अंदर पावर ड्रिवन एंकर लगते हैं उसको समझते हैं। पावर ड्रिवन एंकर कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, पावर ड्रिवन एंकर जो स्टूड है जो कंक्रीट के अंदर लगाए जाते हैं, ये कंक्रीट के अंदर लगता है और ये स्टील के अंदर लगता है। और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो पोस्ट इंस्टॉल एंकर जो स्लेब में ड्रिल करके ये हम लगाते हैं। और ये पावर ड्रिवन एंकर भी लगाते हैं, जैसे यहाँ पर ये पावर ड्रिवन एंकर जो है हिल्टी के साथ लगाया जा रहा है, फिर हैंगर वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो पावर ड्रिवन स्टूड या वेल्डिंग स्टूड या टूल जो यूज़ होंगे इंस्टॉलिंग के लिए वो हमेशा अप्रूव होने चाहिए आपको लगाएंगे। तो बग़ैर अप्रूवल के या बग़ैर सर्टिफिकेशन के या लिस्टेड के आपको ये चीज़ें नहीं लगानी है। जो पाइप साइज़ या इंस्टॉलेशन की पोजीशन है या कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जहाँ आप ये इंस्टॉल करने चाह रहे हैं वो इंडिविजुअल लिस्टिंग के हिसाब से होना चाहिए। मतलब पाइप साइज़, इंस्टॉलेशन पोजीशन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो वो आप लगाएंगे तो वो भी आपकी अप्रूवल होनी चाहिए, लिस्टिंग के हिसाब से होना चाहिए। और उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो कंक्रीट के हैं जो स्टूड के साथ आप लगा रहे हैं तो वो ड्राइव के साथ टेस्ट करने और स्टूड को होल्ड करना है, मिनिमम वो लोड उठा सके। कितना लोड हो जा सके, 750 पाउंड या 340 kg 2 इंच पाइप के लिए, या 50 mm का पाइप या उससे कम साइज़ के लिए जो कंक्रीट है, जहाँ कंक्रीट के साथ आप पावर ड्रिवन स्टूड लगा रहे हैं तो वो लोड उठा सकें। उसके अलावा अगर 1000 पाउंड या 454 kg का जो वज़न है तो वो 2.5 इंच का पाइप या 3 इंच का पाइप या 3.5 इंच का पाइप, तो मिलीमीटर में ये साइज़ें दी गई हैं पाइप वो उठा सकें। अगर ये वाले आप साइज़ के पाइप लगा रहे हैं तो उसमें जो कंक्रीट है तो उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी ये होनी चाहिए। और उसके अलावा जब 12,000 पाउंड 544 kg तो वो 4 इंच या 5 इंच पाइप के लिए होना चाहिए, वो इतने वज़न उठाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो सैंपल कंक्रीट आप इसमें स्लेब में यूज़ करते हैं तो ये उठानी चाहिए, क्योंकि कंक्रीट आप स्लेब ये सिविल वाले इसको टेस्ट करते हैं और ये वज़न उठाने की कैपेसिटी हो जो आप पाइप इसमें लगा रहे हैं। वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा तो कंक्रीट में जो ये स्ट्रेंथ है इससे ज़्यादा ही होती है और कोई इशू नहीं होता, मगर ये NFPA ने रिक्वायरमेंट बताई है तो उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। और इंक्रीजर कपलिंग शैल बी अटैच डायरेक्ट पावर ड्रिवन स्टूड, तो ये जैसे पावर ड्रिवन स्टूड है इसके इंक्रीजिंग कपलिंग, जैसे ये आप ये नीचे एक आप देख रहे हैं सफ़ेद है, ऊपर नीचे ब्लैक है, ये कपलिंग बेसिकली लगी हुई है जो थ्रेडेड रॉड इसके साथ कनेक्ट है। तो ये कपल कर रही है पावर ड्रिवन स्टूड को और थ्रेड रॉड को, उसके बारे में बताया गया जैसे वो उसके साथ लग सके या हैंगर उसके साथ कनेक्ट हो सके। अभी यहाँ पर ये समझेंगे कि मिनिमम बोल्ट या रॉड साइड जो कंक्रीट में हम यूज़ करते हैं, जैसे ये हमारा पाइप है, सपोर्ट लगी हुई है, रॉड लगी हुई है और ये उसका फिक्सचर्स लगा हुआ है या एक्सेसरी लगी हुई है और उसके साथ ये अंदर हम एंकर लगाते हैं या रॉड लगा रहे हैं या बोल्ट लगा रहे हैं,
तो उसके बारे में ये NFPA ने एक डिटेल दी गई है। मिनिमम बोल्ट या रॉड साइज़ फॉर कंक्रीट, जो कंक्रीट के अंदर आप जो चीज़ें लगा रहे हैं उसमें पाइप साइज़ अगर आपका 4 इंच या उससे कम हो तो उसकी बोल्ट या रॉड साइज़, ये रॉड साइज़ और बोल्ट जो ऊपर आप इसमें लगा रहे हैं उसकी साइज़ 3/8 इंच या 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पाइप 5 इंच का 125 mm का, उसके लिए ½ इंच या 13 mm की होनी चाहिए। इसी तरह ये 8 इंच के लिए दी हुई है। 10 इंच के लिए 5/8 इंच रॉड साइज़ या बोल्ट होने चाहिए 16 mm, और 12 इंच का पाइप है या 300 mm का है तो उसके लिए 3/4 इंच या 20 mm की रॉड या बोल्ट साइज़ होनी चाहिए। उसके अलावा NFPA 13 में ये बताया गया है कि जो आप रॉड या बोल्ट साइज़ लगा रहे हैं कंक्रीट में, जो टेबल में ये बताई गई है उससे कम नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके अलावा ये बताया गया है जो होल्स आप बोल्ट या रॉड के लिए आप करेंगे, जो स्लैब में आप बोल्ट लगाने के लिए या स्टूल लगाने के लिए सुराख करेंगे, तो वो जो सुराख है वो 1/16 इंच, इसका मतलब 1.6 mm मिलीमीटर, 1.6 mm मिलीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए जो आपके बोल्ट साइज़ है। तो उसको आपको मद्देनज़र रखते हुए सुराख करना है। जैसे आपके बोल्ट की कोई भी साइज़ है, जैसे यहाँ पर आप रॉड लगा रहे हैं या बोल्ट लगा रहे हैं 10 mm का, तो वो बोल्ट की जो साइज़ है 1.6, इसका मतलब है 10 को 1.6 से ऐड करेंगे 11.6 हो जाएगा। तो 11.6 से बड़ा होल या सुराख उसका नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये बताया गया तो बोल्ट या रॉड साइज़ जो हम देंगे और वो वाशर और नट के साथ लगाएंगे। जैसे भी आप ये रॉड ऊपर लगा रहे हैं तो वाशर नट देना है, और नीचे ये सपोर्ट के साथ भी लगा रहे हैं तो वाशर और नट के साथ लगानी है। डायरेक्ट आप सिर्फ कहीं बोल्ट नट लगा लेते हैं और वाशर नहीं देते हैं, तो वाशर और नट के साथ इसको लगाना है। यहाँ पर मिनिमम बोल्ट साइज़ फॉर स्टील, अभी यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टील का बना हुआ है, पहले कंक्रीट का था। अगर स्टील का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके बारे में NFPA 13 ने क्या बताया है कि बोल्ट या रॉड साइज़ हमें स्टील के लिए क्या होनी चाहिए। तो वही पाइप का ये शेड्यूल दिया गया है। तो उसमें अगर 4 इंच या का पाइप है या उससे कम का पाइप है तो बोल्ट रॉड की साइज़ ये दी गई है 3/8 या 10 mm दी गई है। और ये सारा ये टेबल उसी तरीके से दिया गया, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और उसके अलावा जो नीचे नोटिंग दी गई है NFPA 13 में, तो ये जो आपने जो रॉड या बोल्ट की साइज़ है इसको फॉलो करते हुए करना है, इससे कम साइज़ नहीं होनी चाहिए जो टेबल में बताई गई है। और होल जो सुराख करना है बोल्ट के लिए वो 1.6 mm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जो डाया बोल्ट या रॉड का होगा। और उसके साथ बोल्ट या रॉड आप लगा रहे हैं तो उसके साथ फ्लैट वाशर और नट लगाने और उसके बगैर नहीं लगाने। तो ये जो मिनिमम बोल्ट साइज़ जो स्टील के लिए दी गई है। दोस्तों उम्मीद है कि ये इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट जो हैंगर और सपोर्ट की जो सिस्टम पाइपिंग जो आपके साथ शेयर की उससे काफ़ी आपको फ़ायदा हुआ होगा। और मज़ीद डिटेल जो NFPA 13 में हैंगर सपोर्ट के बारे में बताई है वो नेक्स्ट पार्ट वो आपको एक्सप्लेन करूँगा, जैसे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो हैंगर और सपोर्ट के बारे में। तो अगली वीडियो तक तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।